Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 3rd of class 7th civics, the state government, राज्य सरकार. लास्ट ईयर हमने क्लास 6th में इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के 3 लेवल्स है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, इन तीनों के बारे में पढ़ा था. और क्लास 7th में हम हमारे गवर्नमेंट के स्टेट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और इसकी अथॉरिटी की जो पावर है उस सब के बारे में. कानून जो बनाए जाते हैं किसी भी स्टेट की गवर्निंग के लिए वो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू बनाया जाता है. और लॉज बनाने की जो ये प्रोसेस है या ये जो मेकिंग है इसे लेजिस्लेशन कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है. लेजिस्लेचर जो है एक लोगों के द्वारा चुने हुए लोग हैं जिनके पास रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की अथॉरिटी होती है. लेजिस्लेचर जो है स्टेट लेवल के अंदर उसे यूनिकैमरल और बाइकैमरल के नाम से जाना जाता है. विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस है, और विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है उसे अपर हाउस कहा जाता है. आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट के अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी सब के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल. विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इंडिया के केवल 6 स्टेट्स में है. लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है. काउंसिल जो है उसके अंदर 1/3 मेंबर्स जो है उन्हें MLAs के थ्रू चूज़ किया जाता है, और 1/3 मेंबर्स जो है उन्हें लोकल लोग चूज़ करते हैं. 1/12 जो है उसे किसी भी स्टेट के ग्रेजुएट जो होते हैं वो लोग इलेक्शन के थ्रू चूज़ करते हैं, वो लोग चूज़ करते हैं. और 1/12 जो है वो सेकेंडरी टीचर्स जो होते हैं उनके द्वारा, कॉलेज टीचर के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर के द्वारा चूज़ किए जाते हैं. और रिमेनिंग 1/6 जो है उन्हें गवर्नर खुद नॉमिनेट करता है. ये एक परमानेंट बॉडी होती है जिसमें से 1/3 मेंबर जो है वो हर दूसरे साल रिटायर होते हैं और उनकी जगह पर नए मेंबर्स को लिया जाता है. हर एक मेंबर का टाइम पीरियड, रूल करने का टाइम पीरियड जो है वो 6 ईयर्स का होता है. और इनके हाउस की मीटिंग जो है वो उसके चेयरमैन के द्वारा ली जाती है, और चेयरमैन की एब्सेंस में जो मीटिंग है वो डिप्टी चेयरमैन के द्वारा ली जाती है. लेजिस्लेटिव असेंबली. इलेक्शन की तरफ से अगर देखा जाए तो स्टेट्स को कुछ स्मॉलर एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज कहा जाता है. रजिस्टर्ड वोटर जो होते हैं उस एरिया के वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के थ्रू अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, और बाद में वही लोग MLA बनते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. MLA जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं. लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो सीट होती है वो उस स्टेट के पॉपुलेशन के अनुसार ही डिसाइड की जाती है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफ़ाइन करता है कि 500 से ज़्यादा और 60 से कम सीट जो है वो नहीं होनी चाहिए. और इसी के साथ साथ ये भी कहता है कि अगर कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे और इनएडिक्वेट है वो रिप्रेजेंट करने में, तो गवर्नर जो है वो खुद उन्हें नॉमिनेट करता है. अगर ऐसा है कि कहीं पर वहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं जिसे चूज़ नहीं किया गया है रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा, तो उसके अंदर क्या है, गवर्नर उस व्यक्ति को खुद नॉमिनेट कर सकता है, अपने खुद से उसको सेलेक्ट कर सकता है. पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अगर हाफ से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसीज इलेक्शन में जीत जाती है तो वो मेजोरिटी में कहलाती है, और ये पार्टी जो है वहाँ पर गवर्नमेंट बनाती है और इसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है. इसका एग्जाम्पल है जैसे रिसेंटली असेंबली इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में 403 सीट्स के लिए, और सिंस समाजवादी पार्टी जो थी वो 224 सीट से जीत गई थी, और ये रूलिंग पार्टी में आई थी 2012 में असेंबली इलेक्शंस में. कई बार एक सिंगल पार्टी जो होती है वो मेजोरिटी से नहीं जीत सकती, तो 2 पार्टीज या 2 से ज़्यादा पार्टीज जो है वो मिलकर सरकार बनाती है. इस प्रकार की गवर्नमेंट को कोलिएशन, जैसे गठबंधन कहा जाता है, गठबंधन सरकार कहा जाता है. रेस्ट मेंबर्स जो बचे हुए जो मेंबर है असेंबली के उन्हें ओपोजिशन के मेंबर्स कहा जाता है. अगर जैसे बहुजन समाज पार्टी है वो मेजर ओपोजिशन पार्टी थी जो कि 80 सीट जिसने ली थी. तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका नॉर्मली टाइम पीरियड जो होता है वो 5 ईयर्स का होता है. कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिससे किसी टाइम से पहले डिसॉल्व किया जा सकता है. जितनी भी मीटिंग्स होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की उन्हें प्रेजिड करने का काम जो उसके स्पीकर का होता है. स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर जो है वो उसको प्रेजिड करता है. वोट का जितना भी इशू है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है वो खुद अपने हाउस में मेंटेन करके रखते हैं.
इलेक्शन के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद गवर्नर जो है वो मेजोरिटी पार्टी के लीडर को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करता है। एमएलए जो है मेजोरिटी पार्टी के वो अपने लिए एक लीडर को चूज़ करते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनता है। 2012 के उत्तर प्रदेश के इस इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शन जो हुए थे उसके बाद एमएलए जो थे समाजवादी पार्टी के उन्होंने अखिलेश यादव को अपना लीडर चूज किया था और वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना था। चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने खुद के मिनिस्टर्स को चूज करता है और उसको पोर्टफोलियो जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और साथ ही साथ अलग अलग जितने भी फंक्शन होते हैं उनके डिपार्टमेंट के उनको भी कोऑर्डिनेट करता है। मिनिस्टर्स जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में और जितने भी लॉज हैं उनके एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर जो है उन्हें कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं गवर्नमेंट के उस एरियाज़ में उनके लिए। गवर्नर जो है वो एक नॉमिनल हेड होता है जिसे नॉमिनेट किया जाता है स्टेट के लिए और 5 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट जो है वो उसे नॉमिनेट करता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है और स्टेट गवर्नमेंट के वर्किंग को देखता है। नेक्स्ट इज फंक्शनरीज ऑफ अ स्टेट। गवर्नर जो है वो एक नॉमिनल हेड है राज्य का और उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है 5 ईयर्स के लिए। उसके टर्म को बढ़ाया भी जा सकता है गवर्नर के द्वारा और टाइम से पहले भी उसे रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। गवर्नर जो है वो राज्य का प्रेसिडेंट होता है किसी भी हमारी कंट्री के अंदर। जितने भी बिल्स पास किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में उनको अप्रूव करना और साइन करने की अथॉरिटी जो है वो गवर्नर के पास होती है। चीफ मिनिस्टर जो है वो एक रियल हेड है स्टेट का। वो जो है गवर्नर से एडवाइस ले सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करने के लिए उनके नंबर से रिलेटेड। चीफ मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर्स के जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है चीफ मिनिस्टर की अगर रिक्वायरमेंट है तो उनको असाइन करने का काम करता है, उनको डिपार्टमेंट बांटने का काम करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जिसमें चीफ मिनिस्टर जो है वह 15% से ज़्यादा मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं बुला सकता। काउंसिल जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो एक से ज़्यादा पोर्टफोलियोज़ को डिसाइड कर सकता है और साथ ही साथ मिनिस्टर्स जो है स्टेट के उनको असिस्ट करना भी उसी का काम होता है। द एमएलएज मीट इन दी विधानसभा। कुछ मीटिंग्स की जाती है विधानसभा के अंदर अगले 5 सालों के प्लान के लिए। हर एक सीटिंग में कुछ मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, डिबेट की जाती है और कई सारे डिसीजन लिए जाते हैं जिसमें स्टेट का टैक्स जो है कितना टैक्स लगाया जाए इसके बारे में हो सकता है, मैच बॉक्सेस या ऑयल जो है उससे रिलेटेड हो सकता है, कितना कंसेशन दिया जाना चाहिए फर्टिलाइजर्स पे या नहीं दिया जाना चाहिए उसके बारे में हो सकता है कि और किस प्रकार से पंचायत को बनाना चाहिए या कुछ दूसरे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। इन मीटिंग्स में एमएलए जो है वो क्वेश्चन रखता है गवर्नमेंट के सामने और अपने कंसर्न मिनिस्टर्स के सामने और उन्हें रिप्लाई भी देता है। अगर कोई पूछे कि जैसे कि तेज़ी से प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको इस बारे में जवाब देना होता है। और अगर कोई पूछे कि कितने प्राइमरी स्कूल जो है स्टेट में है लेकिन वहाँ पर टीचर्स की इतनी शॉर्टेज क्यों है, तो ये सब क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में जवाब देने का काम एजुकेशन मिनिस्टर का रहता है। कुछ एमएलए जो हैं तो अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देते हैं और कुछ उनमें से नहीं भी दे पाते। स्पीकर जो है वो इन डिस्कशंस को कोऑर्डिनेट करता है। स्पीकर की जॉब होती है कि हर एक जो है उसको अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करने का टाइम मिले और एमएलए जो है वो एक दूसरे को पीसफुली सुने और ये स्पीकर पे होता है, ये स्पीकर का डिसीजन लेना होता है कि कौन कौन से इश्यूज़ जो है उस मीटिंग के अंदर डिस्कशन करने और कौन कौन से नहीं करने। नेक्स्ट इज़ हाउ ए लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड। कोई भी कानून कैसे लागू किया जाता है। लॉ बनाने के लिए एक बुक है जिसे गैजेट बुक कहा जाता है। इसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो है वो जैसे कलेक्टर हैं तो ये कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इम्प्लीमेंटेशन लॉज का जो है वो सही तरीके से होता रहे। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। असेंबली के अंदर एमएलए जो है वो कानून को बनाते हैं, उसमें सुधार करते हैं या फिर उसको नया रूप देते हैं। एक बिल, एक प्रपोजल है नए लॉज का जिससे कि पुराने वाले लॉज में थोड़ा सुधार करके नया कराना है, वो भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मेंबर्स इसके ऊपर डिबेट करते हैं चेंजेस लाने के लिए और फाइनली इसके ऊपर वोट करते हैं कि वो इसके फेवर में है या नहीं है। अगर दोनों हाउस उस लॉज को लेकर अप्रूव कर देते हैं तो बिल जो है वो गवर्नमेंट के साइन के लिए भेजा जाता है और अगर गवर्नर इसके ऊपर साइन कर देता है तो वो फिर कानून बन जाता है। तो इससे क्लियरली इंडिकेट होता है कि चीफ मिनिस्टर उसके मिनिस्टर्स जो है वो सिर्फ कानून ही नहीं बनाते बल्कि लोगों के लिए डिसीजन लेने का काम या लोगों का ध्यान रखने का काम भी उन्हीं का होता है। वो कानूनों को लागू करते हैं। एग्रीकल्चर, पब्लिक वर्क, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू जो है अलग अलग डिपार्टमेंट का, उन सबको भी देखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं
कि अगर वाटर क्राइसिस कहीं हो रहा है, पानी का संकट कहीं पर देखने को मिल रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट म्यूनिसिपैलिटी से बोरवेल बनवाने का कह सकती है, या फिर जितने भी वाटर कनाल्स हैं उनको साफ़ करने का, या फिर जितने भी पाइपलाइंस है उस एरिया में उनको साफ़ करने का, कुओं को डिसइंफेक्ट करने का अपने सराउंडिंग एरियाज़ में, ये दे सकती है ऑर्डर। और इसको हाईलाइट भी किया जा सकता है कैसे, कि अपनी ओपोजिशन पार्टी अगर उनसे सवाल पूछती है तो उन्हें ही आंसरेबल होना है। तो गवर्नमेंट अगर मीडिया के क्वेश्चन का आंसर देना है तो इसके लिए उन्हें अपने एक्शंस को इस तरीके से लेना होगा कि लोगों के बिहाफ से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अपने सवालों के जवाब दे सके। किसी भी डेमोक्रेसी में लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, उन्हें असेंबली में भेजते हैं, और अगर लोग ही खुश नहीं हैं सरकार के कामों से तो वो अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं या फिर कानूनों को बदलाव करने की मांग भी कर सकते हैं।